नेक्स्ट सम पे चलते हैं। रियांश, नॉन रेजिडेंट इंडियन इन द प्रीवियस ईयर, वाज इन रिसिप्ट ऑफ रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन दुबई 27,50,000. अमाउंट ऑफ रेंट वाज ट्रांसफर्ड एंड क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ रियांश मेंटेन्ड विद एसबीआई वडोदरा बाय द टेनेंट क्वार्टरली. ठीक है, यानी कि एनआरआई है वो, बट क्योंकि रेंट इंडिया में रिसीव हुआ है, रेंट इंडिया में रिसीव हुआ है, अपने को पता है कि जब भी कोई इनकम इंडिया में अर्न हो रही हो या रिसीव हो रही हो, तो फिर चाहे एनआरआई हो, चाहे आरओआर हो, आरएनओआर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा. अब यहाँ पे 27,50,000 दिया हुआ है. अब आपका स्टेप 1 तो कोई डिटेल्स है नहीं MVFR/SR का, तो आपको पता नहीं. स्टेप 2 जो है वो आपके पास में आ गया 27,50,000 का, तो आपका GAV बच्चों 27,50,000 ही हो जाएगा. और कोई डिटेल आपको दी हुई है क्या? और कोई डिटेल अपने को दी नहीं है. बस अब ये मेरा GAV हो गया, और म्यूनिसिपल टैक्सेस का वहाँ का कुछ बताया हुआ नहीं है, तो यही मेरा NAV भी हो जाएगा. और अगर मुझे इनकम निकालनी हो तो मुझे इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन 24A का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दूंगा. तो 27,50,000 का 30% अगर आपको निकालना होगा, 27,50,000 का 30% आप निकालिए कैलकुलेटर में, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, 27,50,000 का आपको लेस करना है 30%, तो ये अपना आ जाएगा 5.25, 8.25 जैसा आना चाहिए शायद. 8,25,000 लेस कर पा रहे हैं आप 27,50,000 का 30%. ठीक है, मतलब 275 इंटू 3 आप करिए तो 5.5 और 8.25 आपका आ जाएगा. तो 8,25,000 आपको कर देना है यहाँ पे लेस. जब आप ये 8,25,000 लेस करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, राइट? ये वैल्यू 27,50,000 का 30% आप लेस करेंगे, तो मेरे तरफ कैलकुलेशन चल 8,25,000 आ रहा है. और अगर वो 825 है से आप लेस करते हैं तो आपके पास में हमारा 1925 का शायद यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी. आगे बढ़ते हैं. फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ गिवन डिटेल्स इंफॉर्मेशन the GAV of the house owned by Ramanandan covered by Rent Control Act remained let out during the year 1/4/23 से 1/4/24 वो लेट आउट रहा. म्यूनिसिपल वैल्यू 7 लाख है, एक्चुअल रेंट 648 है, FR 660 है, SR 720 है. आपसे GAV पूछा है, तो ये तो बहुत ही आसान है. GAV निकालने के लिए तो आपको MV और FR को कंपेयर करना है, 7 और 660, तो आंसर इज 7 और SR 720 है, तो आपका स्टेप 1 आ गया 7 lakhs. स्टेप 2 के लिए आपको ARR लेना है विच इज 6,48,000. हायर वैल्यू है आपका 7 लाख, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 लाख. मूविंग अहेड. चंद्रलेखा लेट आउट प्रॉपर्टी ऑन रेंट फ्रॉम 182022 विच वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रीवियसली. आपको पता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है और बाद में आप उसको लेट आउट कर देते हो, कोई प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है, बाद में आप उसे अगर लेट आउट भी कर देते हैं, तो भी उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का कोई बेनिफिट नहीं मिलता और आपको लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह कंसिडर करना होता है. तो 1/8 तक 1/8 से पहले तक वो सेल्फ ऑक्यूपाइड थी. 8 से अगर आप कंसिडर कर रहे हो, यानी कि 4, 5, 6, 7 4 महीने नहीं कंसिडर करने हैं, तो 8 मंथ्स के लिए वो लेट आउट थी. 30,000 का रेंट था, म्यूनिसिपल वैल्यू 35,000 पर मंथ, फेयर रेंट 40,000 पर मंथ, और स्टैंडर्ड रेंट 32,000 पर मंथ. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने अभी पिछले सम में बात करी थी कि जब आप स्टेप 1 निकालोगे ना अपना, यानी कि MV, FR और SR जब आप कैलकुलेट करोगे, तो वो 12 महीने के पीरियड के हिसाब से ही आप कैलकुलेट करेंगे.
तो आपका MV 35 × 8 नहीं होके 35 × 12 होगा। ये वैल्यू मेरे हिसाब से आ जाएगी 4,20,000। और फेयर रेंट है आपका 40 × 12, तो ये वैल्यू ऑब्वियसली 4,80,000 हो जाएगी। स्टैंडर्ड रेंट जो है आपका वो है 32 करेंगे तो 30 12 360 और 2 12 24, तो 384। तो आपका स्टेप 1 आ जाएगा 3,84,000। स्टेप 2 आपका जो 30,000 है, 30,000 × 8 आपका, मैं नए पेज में सॉल्व करता हूँ तो आपके लिए आसानी होगी। स्टेप 1 हमने निकाला कि आपका जो MV FR और SR है, दिस शुड बी अ 12 मंथ फिगर। इसको सॉल्व करके हमें स्टेप 1 की वैल्यू मिल गई 384, राइट। तो स्टेप 1 की वैल्यू मिल गई 3,84,000। स्टेप 2 की वैल्यू विल बी 30,000 × 8 यानी कि 2,40,000। ऑब्वियसली विच एवर इज हायर के अनुसार GAV विल बी 3,84,000। आप इससे म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस करोगे, अगर सम में कुछ दिया हुआ हो तो वो मेंशन्ड नहीं है, तो यही आपका NAV भी हो जाएगा 3,84,000 का। इससे आप माइनस कीजिए 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो इस बार मैं कैलकुलेटर की मदद ले लेता हूँ। 384 का 30% लेस करता हूँ तो 1,15,200 आएगा। ये मैं माइनस कर देता हूँ 3,84,000 से, तो 2,68,800 की वैल्यू मेरे पास आती है, जो कि हमारा ऑप्शन डी है, 2,68,800। अगेन मैं आपको बता दूं, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर whenever you are solving a partly self occupied partly let out sum, जहां पे वो टाइम वाइज शेयर किया गया है, तो आपका स्टेप 1 जो है यानी कि MVFR SR जो है वो 12 मंथ के अनुसार ही कैलकुलेट कीजिए, और स्टेप 2 जो है वो एक्चुअल लेट आउट के जो मंथ से हैं उसके अनुसार सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए। Ronit Roy owned 3 identical properties. He let out one property for a monthly rent of 50,000 during the financial year 22-23. The other 2 properties are self-occupied by him. Compute his income under the head house property for assessment year 23-24. ठीक है, रोनित के पास में 3 प्रॉपर्टीज हैं बिल्कुल एक जैसी, एक उसने लेट आउट करी हुई है और बाकी दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो अब जो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अपने को पता है कि उसका NAV बाय डिफॉल्ट नील हो जाता है। अगर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई डिटेल दी हुई रहती तो हम उसको लेस कर पाते, बट बिकॉज कुछ मेंशन नहीं है तो आप यही मानेंगे कि बाकी दोनों प्रॉपर्टी का NAV नील है। सिर्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका रेंट 50,000 है, आप उसे सॉल्व करेंगे। 50,000 × 12 लेता हूं तो 6 लाख आ जाता है। तो आप ये मानोगे कि 6 लाख मेरा GAV आ जाएगा। म्यूनिसिपल टैक्स का भी कोई डिटेल नहीं है तो वही मेरा NAV भी हो जाएगा। 6 लाख की NAV से जब आप 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे जो कि 180 आएगा, तो ये वैल्यू 4,20,000 हो जाएगी। एक प्रॉपर्टी का वैल्यू 4,20,000 की इनकम जनरेट कर रहा है, बाकी दोनों में नील आने वाला है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 4,20,000। मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन आर टू बी मेड फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? क्या स्टैट्यूटरी डिडक्शन लेस कर सकते हैं? यस। क्या इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन लेस कर सकते हैं? यस। तो आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। Sandipika purchased a house for his residential purpose after taking a loan in January 21. During the previous year 22-23, he paid interest on loan 2,17,000. While computing income from house property, the deduction is available to the extent of. अब यहाँ पे बोला है कि लोन लिया गया था परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए। जब भी लोन लिया जाता है या तो परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए, तो वहां पे लोन की जो लिमिट होती है वो
2 लाख रुपए तक जा सकती, मेरा मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन लोन के जो डिडक्शन की लिमिट होती है 2 लाख रुपए तक जा सकती है। अगर ये जो कुछ कंडीशंस होती हैं, आपको अगर याद नहीं हो तो मैं याद कराऊं फटाफट। लोन ऑन और आफ्टर 1499 लिया जाए, लोन परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया जाए, कंस्ट्रक्शन जो है वो 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन वाज टेकन से कंप्लीट कर दिया जाए, और लेंडर से एक सर्टिफिकेट ले लिया जाए, तो 2 लाख रुपए तक की लिमिट होती है। अदरवाइज लिमिट जो है वो 30,000 तक होती है। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज। ऑल राइट, चलिए लेट्स मूव अहेड। तो सॉरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 lakhs। When did pre-acquisition और pre-construction period commence? Pre-acquisition या pre-construction period कब start होता है? तो इसका आंसर लिखा है on the first year when loan is borrowed, नहीं, on the date of borrowing, on the 1st April of the year when construction is completed, नहीं, on 31st March of the year when loan is borrowed, नहीं। तो आंसर हो जाएगा on the date of borrowing। अब इसका अपने करेक्ट बिल्कुल टेक्निकल सेंस में जो सबसे परफेक्ट आंसर होता है वो होता है डेट ऑन विच लोन इज टेकन और कंस्ट्रक्शन इज स्टार्टेड, विच एवर इज लेटर। बट यहाँ पे ऑब्वियसली जो ऑप्शन थे उसके हिसाब से आंसर बी हो जाएगा। चलिए मूविंग अहेड। व्हेन डिड प्री एक्विजिशन और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड? तो ये एंड्स अगर लिखा है तो व्हेन डज होगा। व्हेन डज प्री एक्विजिशन और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड्स? व्हेन डज एंड? चलिए, तो कब एंड होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? तो बिल्कुल अपना एक सिंपल लॉजिक होता है इसको सॉल्व करने का, अगर आप लोगों को याद हो। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और हम ये बोलते हैं कि भाई जिस डेट को कंस्ट्रक्शन मेरा कंप्लीट हुआ उस साल के 14XX से मेरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, और उसी साल के 31/3XX से मेरा प्री कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 31st मार्च immediately prior to the date of completion of construction or acquisition of property। बहुत ही सही बात है। तो करेक्ट आंसर इसका है 31st मार्च immediately prior to the date of completion of construction और acquisition of property। बी में लिखा है कि डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। तो अगर आपने लोन लिया और घर के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने से पहले ही अगर आपने लोन को रीपे कर दिया, तो ऑब्वियसली इन दैट केस तो फिर कोई इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ही नहीं होगा। तो इस ए और बी विच एवर इज अर्लियर को भी आप करेक्ट आंसर मान सकते हैं। Which of the following amount is not allowed for deduction from income from house property? क्या इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन अलाउड है? यस। इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे ओरिजिनल लोन, ये भी अलाउड है, प्रोवाइडेड जो ओरिजिनल लोन था वो अप्रूव्ड पर्पजेस के लिए था, यानी कि परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रेनोवेशन एक्सेट्रा। आपने अनपेड इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट भरा है क्या वो अलाउड होगा? आंसर इज नो। इंटरेस्ट ऑन अनपेड परचेज प्राइस, ऑब्वियसली जो आपने अभी तक प्राइस पे नहीं किया उसका जो इंटरेस्ट लग रहा है वो तो कंसिडर किया ही जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट को यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता। The maximum limit of deduction under section 24B for interest on borrowed capital on or after 1499 for repairs। अब की इंफॉर्मेशन ओवर हियर इज रिपेयर्स। रिपेयर्स के लिए जब ये अमाउंट ली जाती है ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 30,000 आएगी। मैंने अभी आपको बताया था इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस, और परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए होता अगर ये तो अमाउंट 2 लाख आती, अदरवाइज मैक्सिमम लिमिट इज 30,000। Maximum limit of deduction under section 24B for interest on borrowed capital on or after 1499 for acquisition और construction। अगर acquisition और construction के लिए किया जा रहा है तो maximum amount 2 लाख हो जाएगी, ना कि 30,000। नेक्स्ट,
मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बिफोर 1499। अब क्योंकि यहाँ पे लोन 1499 से पहले लिया गया है तो फिर चाहे कंस्ट्रक्शन हो परचेज हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम लिमिट 30,000 होगी। ये सारी बातें ऑब्वियसली अपने कर रहे हैं फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज। Mr. Ahmed acquired 2 properties in April 2022 for self-residential use. Loan interest payable to SBI for the financial year amounts to 2,10,000. The amount eligible for deduction under section 24 is. अब देखिए कि ये अपने को देखना पड़ेगा कि ये जो NAV आपको नील दिखाने का मौका मिलता है, ये आपको 2 घरों में मैक्सिमम आप NAV नील दिखा सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन का मैक्सिमम लिमिट 2 लाख ही है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी 2 लाख। मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ऑन और आफ्टर 1499 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन if the house is completed within 5 years from the end of previous year in which loan is taken। सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ऑब्वियसली 2 लाख रुपए तक की लिमिट आपको मिल जाएगी। 58 the maximum limit of deduction for interest on borrowed capital on or after 1499 construction used for self occupation shall be 2 lakh if 5 years from the end of previous year in which construction is started, नहीं 5 years from the date when loan is taken, नहीं 5 years from the date when construction is started, नहीं। इसका आंसर होता है आप 5 years काउंट करते हो, ये एग्जाम में एक बार आया था ये क्वेश्चन बच्चों, 5 years from the end of the previous year in which loan is taken। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मौत टुक अ लोन ऑफ 6 लाख on 14221 from a bank for construction of house. The loan carries an interest of 10% per annum. Construction is completed on 36/2022. The entire loan is still outstanding. Pre-construction period interest will be rupees। अब देखिए कि आपने लोन लिया है 142021 को और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 36/2022 को, तो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं कि 36/2022 को आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुआ है, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से स्टार्ट माना जाएगा? फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ दिस ईयर, यानी कि 1422 से पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, 31/3/22 से प्री कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। 1422 से पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया और 31/3/22 से प्री कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब मुझे देखना है कि मेरा प्री कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ, तो मैंने देखा है कि 1421 को लोन लिया गया है। इन दैट केस आपका प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड सिर्फ और सिर्फ 21-22 जितना ही है, सिर्फ एक ही साल का पीरियड आपका रहता है। तो 6 लाख का आपका लोन था, 10% का इंटरेस्ट था, तो टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 60,000 है। अब आपको सब में बड़ा सावधान रहना पड़ेगा कि आपको पर्टिकुलर ईयर के लिए अगर पूछा तो डिवाइड बाय 5 12,000 अलाउड होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा, यहाँ पे आपको पूछा कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना है, तो आंसर हो जाएगा 60,000। मूविंग अहेड, रॉफ लाला टुक अ लोन ऑफ 8 लाख ऑन 1421 फ्रॉम बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, 12% का इंटरेस्ट है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31/3/22 को। अब आइए वापस से ड्रॉ करता हूं मैं, अगर किसी घर का कंप्लीशन 31/3/22 को हो रहा है, तो 31/3/22 को अगर कंप्लीट हो रहा है घर, तो इस साल का फर्स्ट डे कौन सा है, तो आंसर इज 1421, क्योंकि 31/3/22 को कौन सा साल खत्म होगा, ईयर 21-22 खत्म होगा। 1421 से अगर मेरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 31/3/21 को खत्म होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि उसने लोन ही लिया है 1421 को। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड।
बिकॉज, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इफ कंस्ट्रक्शन is completed, if construction is completed in the same year of borrowing, there will be no, sorry, there will be no pre-construction period. ठीक है, तो यहाँ पे देर विल बी नो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. तो इन दिस केस अगर कोई आपसे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का पूछेगा तो आंसर हो जाएगा नील. अगर कोई आपसे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के बारे में पूछता है तो आंसर हो जाएगा बच्चों नील. तो करेक्ट आंसर इसका नील हो जाएगा. इसी के साथ अपने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. अगले वीडियो में आप लोग देखिए और 20 क्वेश्चंस और उन्हें साथ में बच्चों सॉल्व कीजिए, तभी आपको मज़ा आएगा. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए.